0.8 FM आपकी अपनी आवाज, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और आज की हमारी खास पर्सनालिटी है अंजलि गुप्ता बत्रा मैम, बिजनेस वुमन, साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर एंड वन एंड ओनली JAC की फॉर्मर चेयरमैन। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू वेरी मच कल्पना। और आज हम मैम से बहुत सारी बातें करने वाले हो, फिर वो चाहे बिजनेस को लेकर हो, उनकी लाइफ को लेकर हो, JCI को लेकर हो, JAC को लेकर हो। सो मैम ये टॉक शो शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। आपकी एज अ सोशल वर्कर या फिर कहूँ बिजनेस वुमन कैसे जर्नी शुरू हुई? देखिए, एक फीमेल का किसी भी तरीके से आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना, जब करने की चाहत हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो वही चाहत मेरे अंदर थी। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो जब मैंने स्टार्टिंग किया अपने बिजनेस का, सबसे डिफिकल्ट जो काम था, मेरी जो पहली बिजनेस था वो मेरा कॉर्रुगेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री थी, जो कि मेरी ट्रांसपोर्ट नगर में थी, और मैंने सबसे पहला अपना बिजनेस कॉर्रुगेटेड बॉक्स से स्टार्ट किया। और आज जैसा कि सभी को पता है कि विशाल विंडो कूलर, रिजुल फर्नीचर्स, विशाल फर्नीचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे शोरूम हैं। अप एंड डाउन्स आते हैं बिजनेस में, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आगे बढ़ते रहिए। आप पर डे एक स्टेप आगे बढ़िए। लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, और लोग अपनी गिनती शुरू करते हैं। नॉर्मली यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हम जब भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, हम जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं और हम उसमें सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े व्यापार बिजनेस पर्सन्स को देखते हैं, तो हमको लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं यहीं क्यों खड़ा हूँ। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उनके मेहनत कितनी है, उन्होंने उस चीज पे पहुंचने के लिए उनके फेलियर्स कितने रहे हैं, जिनको उन्होंने फेस किया है। एंड हम उनके चैप्टर 10, जो हम उनका चैप्टर 10 देख रहे हैं, हम अपने चैप्टर 1 से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसको चैप्टर 1 से कंपेयर मत कीजिए, बस पर डे एक स्टेप बढ़ते रहिए। और जब हम पर डे एक स्टेप बढ़ेंगे तो आप देखिएगा सक्सेस से आपको कोई पीछे नहीं हटा पाएगा। सक्सेस, लोग कहते हैं सक्सेस हमारे पैरों में होती है, मैं कहती हूँ सक्सेस खुद आपके हाथों में आएगी और आप उसको चूम लेंगे। और यकीन है एट द एंड ऑफ द डे जब आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हर दिन जब सीखने के साथ आप अपनी शुरुआत करते हैं तो एक नया स्टेप अपने लिए वैसे भी आगे लेते हैं। मैम इसी के साथ मैं बात करूँ, स्ट्रगल्स की आपने बात की, हर्डल्स की बात की, ये हर किसी के जीवन में होता है। जब हम कोई जर्नी शुरू करते हैं, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जहाँ पे हमें बहुत फील होता है कि अब शायद अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या बहुत एक मुश्किल वक्त जो कहूँ हर किसी की लाइफ में आता है। ऐसे में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? कल्पना जी, मेरी लाइफ में ऐसा कभी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया। टर्निंग पॉइंट बहुत सारे आए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो मैं अपने आप को ना एक बहती नदी की तरह मानती हूँ। आपने बहती नदी को देखा होगा, जल को जिस तरफ मोड़ लो वो अपना रुख उस तरफ मोड़ लेती है। अगर आप किसी बर्तन में, बाउल में पानी को डालेंगे वो बाउल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे वो ग्लास का शेप ले लेगा। तो मैंने अपने आप को हमेशा फ्री छोड़ा है। मैंने एक स्टेप आगे बढ़कर ये कोशिश की है कि मैं नया सीखूं और आगे बढ़ती रहूं। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है जब मैंने ये सोचा हो कि अब मैं क्या करूंगी। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढा है, मैंने प्रॉब्लम्स को रिप्लेस किया है। ये बहुत जरूरी है। और यकीनन जब आप अपने फेलियर से सीखते हैं ना, तो अपने लिए अपनी सफलता आप खुद लिखते हैं, क्योंकि जब आप अपने ड्रैग आउट, अपने फेलियर्स खुद देखते हैं तो एक नया इतिहास आप खुद अपने लिए ही रचते हैं। मैम इसी के साथ एक और बात मैं करूं, बिजनेस वुमेन है आप, ग्वालियर में जानी जाती हैं, कई सारे आपके मतलब आप कई सारे बिजनेस रन कर रही हैं एक साथ। तो अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करने की बात करें, नई जनरेशन है, स्टार्टअप का जमाना है, क्या आप उन्हें एडवाइस देना चाहेंगी अगर कोई स्क्रैच से कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो? देखिए, कोई भी जब हम एक नई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत स्क्रैच से ही होती है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमको एक डायमंड पॉलिश किया हुआ मिल जाएगा। आप ये मान के चलिएगा कि डायमंड, हीरा कहाँ छुपा होता है? कोयले की खदान में छुपा होता है, और हम उस हीरे को निकालते हैं और जौहरी उसकी पॉलिश करता है और उसको बेशकीमती हीरा बना देता है। तो मैं यूथ को स्पेशली कहना चाहूंगी, सिर्फ अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, सही डिसीजन सही समय पर लीजिए। जब आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, सही प्रोडक्ट को लेकर आएंगे और उसकी अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि उसकी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है और उसको ग्रैब, क्योंकि आज के टाइम में
सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हम सही टाइम पे सही चीज को क्रैप नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो बस आपको फोकस होके उस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है, और फिर देखिएगा सक्सेस आगे होगी। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि समय पर अगर आप सही फैसले लेते हैं तो जीवन आपको आगे की ओर बढ़ाता है। वहीं आप समय पर अगर सही फैसले नहीं ले पाते तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आपसे छूट जाती हैं। और यूं ही नहीं, समय का महत्व तो हर जगह समझाया जाता है। तो जब भी मौका मिले सोचिए, विचारिए और कोई फैसला लीजिए। मैम, इसी के साथ मैं बात करूं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में जब कोई होता है बहुत, जब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, ऐसे में सोशल वर्क करना शायद बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसा कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। आपको ये थॉट कैसे आया कि बिजनेस में आप अच्छा कर रहे हैं, अब समाज के लिए कुछ करने की बारी है? देखिए, समय की बात होती है और हर व्यक्ति के लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। जैसा कि जब मेरा स्टार्टिंग हुआ तो मेरा भी एक ही था कि ठीक है, बिजनेस करना है और बिजनेस कर रहे थे। फिर सोचा कि ठीक है, सोशल लाइफ के लिए क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमने सोशल एंगेजमेंट के लिए क्लब ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैंने लोगों की परेशानियों को देखा, 2013-14 में जब मैं प्रेसिडेंट बनी रोटरी की, और उस समय मैंने जब लोगों की परेशानियों को देखा, हमको ये लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। इतने परेशान लोग इस संसार में पड़े हैं कि अगर हम उनकी इतनी सी भी मदद कर सके ना, तो शायद इस संसार का मतलब, अगर हमने सबसे पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। घर में आपकी जो मेड्स काम कर रही हैं उनसे होनी चाहिए। मैंने अपनी मेड्स की परेशानियों को देखा है, मैंने सोसाइटी की परेशानियों को देखा है। मैं एक प्रोजेक्ट करने के लिए गई थी, जब मैं 2013-14 में प्रेसिडेंट हुआ करती थी रोटरी की, तो रोटरी का एक बहुत मेन प्रोग्राम था पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की। तो हम लोग पोलियो की दवा पिलाने गए। रेलवे स्टेशन के पास में एक महिला ने अपने बच्चे को टाट की बोरी में छुपा दिया, एंड आई वाज शॉक्ड, व्हाई, ये मतलब इन्होंने क्यों किया। तो मैंने कहा, आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं? बोलते नहीं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा, देखो, मैंने देखा आपने छुपाया। मैं कहा, ये तो अच्छी चीज है। उसकी अवेयरनेस की इतनी कमी थी कि उसका ये कहना था, आप तो दवाई पिला के चले जाएंगे, अगर कल को मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो उसका इलाज कौन कराएगा। मुझे फील हुआ कि आज भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है। मैंने एक बार, मैं कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में थी, मैंने एक बच्चे को वो जुआ भूंज रहा था, राइट। मैंने उसको भूंजते हुए देखा। मैंने कहा, बेटा क्या कर रहा है? तो वो मेरे को बोलता है, मैं जुआ भूंज रहा हूँ। मैंने कहा, क्यों भूंज रहा है तू? बोलता है, भूख लग रही है, खाऊंगा। मैं हिल गई उस समय कि क्या वाकई में हम लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं? क्या वाकई में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, हम ऐसी महिलाओं के लिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं इस दुनिया को बदल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक बूंद, एक प्रयास, छोटा सा भी आपका प्रयास किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है, तो मेरा बस प्रयास यही रहता है कि मैं अपने एक छोटे से प्रयास से किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाऊँ। और उसके तहत मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में हमने लाइब्रेरी बनवाई, गवर्नमेंट स्कूल में हमने स्मार्ट क्लासरूम बनवाए, हमने एक गवर्नमेंट स्कूल में हमने एक सेमिनार हॉल बनवाया बच्चों के लिए। क्योंकि मेरा एक ही होता है कि अगर इस सोसाइटी को कोई बदल सकता है तो वो बच्चे हैं। अगर हम बच्चों को सही संस्कार देंगे, अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उससे बहुत सारी उम्मीद रखते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे अभाव हैं। अगर हम उनके थोड़े से अभाव को कम करके हम थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव कर सके तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो उसमें बस ये कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहा, जिसके माध्यम से मुझे ये लगता रहा कि नहीं, सोसाइटी को मेरी ज़रूरत है। और ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस प्रयास रहता है कि वो वाली चिड़िया बनने का जो आग बुझाने का काम कर रही थी, देखने का नहीं। और यकीनन अगर आप समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो शुरुआत अपने आप से कीजिए, क्योंकि कोसने की जगह शिकायतें करने से बेहतर है प्रयास किया जाए। मैं इसी के साथ बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम, एज अ नारी शक्ति का उदाहरण आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो जानना चाहूंगी आप एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट किसे मानते हैं?
देखिए, अगर एक तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं कई जगह इस वाली बात को कहती हूँ कि लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। मैं एक ही बात कहती हूँ, वुमेन को एम्पावर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वो वुमेन हैं जो इस पूरे संसार को एम्पावर कर सकती हैं। लेकिन कुछ हमारा तबका ऐसा है, कुछ हमारी महिलाएं ऐसी हैं जो वाकई में आज भी उस दिशा में जी रही हैं, जिनके लिए हमसे आज सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि पूरे सोसाइटी में अगर बात की जाए तो 20-30% फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। बहुत वुमेन एम्पावरमेंट में वो आती हैं, वो मानती हैं कि यस वो एम्पावर हैं। लेकिन कम से कम 60-70% तबके की महिलाएं ऐसी हैं जिनको वाकई में बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। उनको वाकई में बहुत ज़रूरत है सही समय पे सही जानकारी देने की। उनको वाकई में ज़रूरत है एक ऐसा हाथ जो उनके हाथ को पकड़कर आगे ले जा पाए जी। उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, हमें उनकी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनालिटी के आजकल क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये वही लोग अटेंड कर पा रहे हैं जो चुनिंदा हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि वो समुंदर में वो थोड़े से ही मोती हैं जो इनका फायदा ले पा रहे हैं, लेकिन समुंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें खुद को विकसित, खुद को एम्पावर करने के साथ साथ हमें उन लोगों को भी लेना है जो आगे हमारे देश को कुछ बेहतर दे पाए। जी मैम, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने बोला यूथ इस देश का भविष्य है, और मुझे लगता है एक लंबे टाइम तक जब आप बिजनेस करते हैं, एक लंबे टाइम तक जब आप सोशल वर्क करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। ऐसे में यंग जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी अपने अनुभव से उनको? मैं यूथ को एक बात बहुत आजकल बहुत देखी जा रही है कि यूथ बहुत हड़बड़ी में डिसीजन ले लेता है। पेशेंस खत्म हो गए हैं, टॉलरेंस खत्म हो गई है। और अगर आपको आगे बढ़ना है, और आप यूथ एक मेन वो जरिया है जो हमारे शहर को ही नहीं, हमारे प्रदेश को ही नहीं, हमारे देश को उसकी जरूरत है। और जैसे कहा जा रहा है देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उस देश को आगे बढ़ाने में अगर सबसे अहम जिम्मेदारी किसी की है तो वो यूथ की जिम्मेदारी है। तो कोई भी काम चुटकियों में नहीं होता, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता। यूथ को पेशेंस रखने पड़ेंगे, टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ते हैं आपके पास बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, और जब आप हर्डल्स आते हैं तो आप हमेशा ये कह देते हैं कि अब और नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, अब और नहीं के बाद ही सही जिंदगी शुरू होती है जी। और यकीन मानिए भागती दौड़ती जिंदगी में 2 पल ठहराव के अपने लिए जरूर रखिए, क्योंकि उसी ठहराव में जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं 99.9% जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। तो याद रखिए 2 पल ठहरिए, रुकिए, सोचिए, विचारिए और उसी के बाद कोई डिसीजन लीजिए। मैम, इसी के साथ लास्ट नॉट द लीस्ट एक बात आपसे और जानना चाहूंगी। एक लंबी जर्नी आपकी रही है, अंजलि गुप्ता बत्रा, शहर का जाना माना नाम। आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगी सक्सेस का लोगों को? देखिए, यहाँ पर सक्सेस के लिए सक्सेस कभी भी हमारा इंतजार नहीं करती, हमें सक्सेस के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और जो मैंने पहले भी कहा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और आज के समय में आपको लोगों को इंस्पायर नहीं करना, आपको कट हो जाएगा आराम से। आज के समय में हम इस बात में लगे रहते हैं कि हमको लोगों को इम्प्रेस करना है। हमको लोगों को इम्प्रेस नहीं करना, हमको इंस्पायर करना है। और जब हम इंस्पायर करेंगे तो सक्सेस मांगना नहीं पड़ेगी, सक्सेस अपने आप हमारे पास होगी जी। और यकीनन 4 लोग सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप उन 4 लोगों को कौन सा मैसेज किस तरह से कन्वे करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यकीनन आप लोग बहुत जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपसे ढेर सारी बातें की, ढेर सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? बस ग्वालियर को इतना ही कहना चाहूंगी गूंज के माध्यम से। और आज हमारे बीच में हमारे साथ में कल्पना जी उपस्थित है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ग्वालियर बहुत सुंदर जगह है।
यहाँ पर व्यापार भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो ग्वालियर की धरोहर है, जो ग्वालियर की विरासत है, उसको हम लोग संभाल के रखें। अगर आप और हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई क्या सोच सकेगा, क्योंकि उंगली अगर हम किसी ऊपर उठाते हैं, हम प्रशासन पे उंगली उठाते हैं, हम किसी पर भी उंगली उठाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 4 उंगली हमारी तरफ भी उठती हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और जो ग्वालियर के हिस्टोरिकल जगह हैं, हमें उनको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बहुत सारा यूथ है, यूथ के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने ग्वालियर को आगे लेकर आते हैं तो ग्वालियर नहीं आगे आएगा, हम सब आगे आएंगे। और सिटी ऑफ हेरिटेज का तमगा मिला है आपको, तो इस ताज को, इस तमगे को संभाल कर रखिए, क्योंकि हमारा शहर हमारी पहचान है और इसी पहचान को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, क्योंकि शहर हम और आप से बनता है। तो कदम से कदम मिलाकर हमारे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाइए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।